मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था और सांप पीछे हट रहा था। सांप अचानक से ही फिर पता नहीं कहां पर अचानक रूहपोश हो गया था। पैरों के नीचे धूल मिट्टी और गर्द की इतनी बड़ी तह जमी हुई थी कि मेरे पूरे के पूरे पांव उस तह में डूब गए थे। मैंने उसके बाद तेज टॉर्च की रोशनी में दूर तक निगाह डाली और सांप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सांप तो दूर दूर तक अब कहीं भी नहीं था। फिर मैंने इस हवेली का जायजा लेने के लिए जैसे ही टॉर्च ऊपर की और छत को यहाँ की देखने की कोशिश की तो छत पर बेशुमार चमगादड़ें जो सालों से टंगी हुई थी वो अचानक इधर उधर फड़फड़ाने लगी। कुछ ने तो मुझ पर झपटे भी मारे। उसके बाद मैं नीचे बैठ गया और कुछ ने मेरे सर के ऊपर से परवास कर ली, लेकिन मैंने नीचे बैठकर भी टॉर्च ऊपर ही रखी, जिसकी वजह से कुछ चमगादड़ वहां से गायब हो गई। मैंने सोचा कि हो ना हो इस हवेली में या इस जगह में खिड़की वगैरह तो ज़रूर होगी जिससे हवा आती होगी और उसी से ये परिंदे भी यहाँ अंदर आ चुके होंगे और यहाँ से बाहर भी जाते होंगे। कुछ लम्हों बाद मैंने परों की फड़फड़ाहट महसूस करी तो उसके बाद मैंने जब टॉर्च करके देखा तो वो परिंदे उस रोशनदान से बाहर निकल गए जो दीवार की हद पर बना हुआ था। जब एक एक करके सारे परिंदे वहां से निकल गए तो मैंने सोचा कि रोशनी का कोई ना कोई इंतजाम तो यहाँ होगा ही। मेरी आंखें अब उसी ताक्कुब में भटकने लगी, लेकिन उसके बाद ताक्कुब करते करते मुझे जो चीज नजर आई वो काबिले दीद थी। हवेली की कदामत यानी पुराने होने का अंदाजा तो हीरा खानम की बात से हो गया था, क्योंकि जो उन्होंने मुझे बात बताई थी इसकी तामीर और इसमें रहने वाले लोगों की वो काफी कदीम यानी पुराने लोग ही थे। जाहिर है जिस दौर में यह हवेली तामीर की गई थी उस दौर में तो रोशनी का नामो निशान नहीं था यानी इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पर कोई उसका साधन मिलना तो नामुमकिन सी ही बात थी। बल्कि यहाँ तो शमादानों का यानी मशाले जलाते हैं उसका भी कोई तस्वुर यहीं पर नहीं था। अलबत्ता दीवारों में 4 मशाले लगी हुई थी और उन्हें जलाने का बंदोबस्त भी उनके नीचे ही था, लेकिन इन पर मिट्टी की इतनी मोटी तह जम चुकी थी कि इन्हें जलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। टॉर्च की रोशनी में मैंने यह तजुर्बा भी करने का फैसला किया और एक मशाल को वहां से उसकी जगह पर से निकाल लिया। मशाल खास किस्म के सुराख में गशी हुई थी। मैंने उस पर जमी हुई धूल मिट्टी को पहले झाड़ा तो कुर्बो जवाहर में यानी मेरे आसपास पूरी गर्द ही गर्द फैल गई और मशाल को अब मैंने अपनी असली हालत में देखा था। वो किसी खास किस्म की चर्बी में डूबी हुई थी या फिर कोई ऐसा लिक्विड उस पर लगा हुआ था जो जलने में बहुत ज्यादा बेमिसाल हो। मैंने उसे अच्छे से साफ किया और जलाने वाली चीज जो इस मशाल के नीचे मौजूद थी उससे मैंने इस मशाल को रोशन भी कर दिया। और मैं यकीन भी नहीं कर सकता था कि मशाल इतनी जल्दी आग पकड़ लेगी। जैसे ही मैंने उस पर आग जलाई वो उसने आग पकड़ लिया। और ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ज़माने कदीम में यानी पुराने ज़माने में जो भी काम जिस भी नियत से किया जाता था या फिर कोई काम रखा जाता था तो वो वाकई में काबिले तारीफ हुआ करता था। ना जाने कितना वक्त गुजर गया होगा या कह लीजिए कि सदियाँ गुजर गई होंगी जब यह मशालें बनाई गई होंगी, लेकिन ज़रा सी मशक्क़त के बाद ही इसने जलने के बाद चौकोर कमरे में जो रोशनी की थी वो कमरे में देखने के लिए काफ़ी थी। फिर मैंने इसके बाद दूसरी मशाल को रोशन किया और उस रोशनी में मैंने बड़े बड़े मिट्टी के मटके देखे। मेरा दिल अब जोरों से धड़कने लगा था क्योंकि ये जो मटके मैंने देखे थे ये मटके मेरे कद से भी ऊंचे थे और इन मटकों पर एक ढक्कन भी ढका हुआ था। मेरे दिल में अचानक ही एक मशक्कत भरा ख्याल पैदा हुआ, क्या मैं इन लोगों की मुश्किल का हल बनने जा रहा हूँ? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मौका दिया है? उसके बाद मैंने ये ख्याल को हटाकर मटके पर चढ़ने के लिए ताक़ुब करना शुरू किया। तभी मुझे उसी कमरे में एक चौकी रखी हुई दिखी जो पत्थर की बनी थी। मैंने उससे ही चढ़ने का फैसला कर लिया था और मैं समझ चुका था कि यकीनन ये पत्थर की चौकी इसी मकसद के लिए ही है। इस चौकी से ही मटके के अंदर झांका जा सकता था। टॉर्च मैंने हाथ में ली और फिर उस चौकी को उठाकर मटके के पास रख दी। उसके बाद मैं उस चौकी पर खड़ा हो गया और उसके बाद धड़कते दिल के साथ मैंने उस मटके पर से ढक्कन हटाया, लेकिन उसके अंदर झांकने के लिए मुझे टॉर्च की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ढक्कन हटाते से ही ऐसी रोशनी उस मटके के अंदर से उभर कर आई जैसे अंदर बहुत ही शोलों वाली आग जल रही हो। और ये जो शोले थे अब ये छत को छूने लगे जिनका मुख्तलिफ किस्म का रंग था। ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल गुजरा कि मैं तसव्वुर करता रहा कि ये आग ही है, ये होना हो आग ही है, लेकिन ये जो रंगीन कलर की आग निकल रही थी ये मेरे लिए अब मुइम्मा बन गई थी। उसके बाद जैसे ही मैंने मटके के अंदर झांका तो मेरी आंखें खीरा बनकर रह गई क्योंकि उसके अंदर तो अजीमुशान जेवरात भरे पड़े थे। एक आध मटके के अंदर जो जेवरात भरे हुए थे उनकी तो मुआनियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर तो 4 ऐसे जेवरात से भरे हुए मटके रखे थे जिनका अंदाज़ा लगाना भी एक इंसान की सोच से बहुत ज़्यादा परे था। इतने जेवरात कोई सोच भी नहीं सकता, इतने जेवरात वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त।
और दर हकीकत ये हकीकत में इतना बड़ा खजाना था कि इससे एक शहर नहीं बल्कि एक छोटा मोटा मुल्क भी तामीर किया जा सकता था। उसके बाद तो मैं उस शान करीमी के कुर्बान होने लगा। मेरी खुशी अब देखने लायक थी कि वाकई में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन यह अलग बात है कि यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं था। मैंने उसके बाद मटके के उस ढक्कन को बंद कर दिया। जब दूसरे को मैंने मटके को खोलकर देखा तो उसके अंदर सोने के बहुत ही अजीमुशान और कीमती जेवरात मौजूद थे। फिर तीसरे मटके को जब खोलकर देखा तो उसमें मटके के मुंह तक अशरफियां भरी पड़ी थी। मैंने उन अशरफियों को छूना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि ये जिसकी अमानत थी उसी के लिए अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर दिखाई थी। मुझे तो बस इस बात की बेहद खुशी थी कि जो काम मेरे जिम्मे सौंपा गया था मैं उस काम को करने में कामयाब हो चुका था, जिसकी फरमाइश मुझसे की गई थी और जिसका उस बूढ़ी खातून हीरा खानम ने ख्वाब देख रखा था। क्योंकि मेरा ताल्लुक ऐसे वाक़ियात से था इसीलिए मैंने शायद हीरा खानम पर उस वक्त शक कर लिया था और मैंने उस वक्त कुछ और नहीं सोचा, क्योंकि ये वो काम होते हैं जिसके लिए अकल कोई भी रास्ता तलाश नहीं कर पाती है। बहरहाल अब मुझे इस खजाने को बड़ी एहतियात से हीरा खानम के हवाले करना था अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी थी, बहुत एहतियात रखना था। मैं वापसी की तरफ अपने कदम घुमाता हूँ और मैंने फैसला ले लिया था कि मैं अब दिन की रोशनी में एक मरतबा फिर इधर जायज़ा लेने आऊँगा और इस खजाने को देखने आ जाऊँगा, और अगर हो सका तो मैं दिन के वक्त हीरा खानम को भी साथ अपने लेकर ही आऊँगा। मेरा वापसी का सफ़र भी पुरएहतियात था। मैंने दरवाजे को बंद किया और वहाँ से बाहर की जानिब निकल गया। पैरों की मिट्टी के निशानात बने जा रहे थे तो मैंने सुराग मिटाने के लिए उसे भी साफ कर दिया और उसके बाद मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा जहां से मैं अंदर आया था। उसके बाद मैंने उस दरवाजे को भी लगाया और जंग खुर्दा ताला जो अपने आप ही खुला था मैंने उसे दबाया तो वो अपने आप ही वहीं पर चिपक गया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो ताला अभी भी बंद हो और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था और इसके अलावा मैं वहाँ पर ताले के साथ कुछ और कर भी नहीं सकता था। फिर अंधेरे में खामोशी से चलता हुआ मैं अपनी रिहाइश गाह में आ गया। गुस्ल खाने गया और सबसे पहले मैंने अपने पैर धो लिए। फिर हाथ धोए और उसके बाद मैं जो मेरी मसेरी थी उसके पास आराम से लेट गया। मुझे अपने आप पर आज हंसी आ रही थी। रातों की नींदें भी कुछ इस तरह खराब हुई थी कि अब पलकें झुकी जा रही थी लेकिन नींद का नामो निशान तक नहीं था और रात की सोचे तो ना जाने क्या क्या थी। एक बार भी एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में ख्याल ना आया कि इस खजाने की एक अशरफी भी मेरे लिए मेरी मलकियत है, बल्कि अब तो बड़ा शानदार ड्रामा हो गया था और अफशा बेचारी अब उस एहतिशाम नामी जालिम के चंगुल से बच चुकी थी। अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया था और अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया था। दूसरे दिन की आगाज़ हुआ। दूसरे दिन मैं गयासुद्दीन साहब के पास पहुंच गया और मैंने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो छोटे मोटे काम मेरे ज़िम्मे लगाए गए थे वो काम अदा किए और काम करते वक्त भी और खाली वक्त में भी मेरी आंखें, मेरी निगाहें सिर्फ और सिर्फ हीरा खानम को ही तलाश कर रही थी कि कहीं से भी मुझे वो एक लम्हे के लिए भी दिख जाएं तो मैं उन्हें अपना राज बताकर उनकी बताई हुई खजाना मिलने की खबर सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। उसके बाद मैं उस पुरानी हवेली के उसी हिस्से में पहुंचा जहां पर मुझे हीरा खानम से मिलने की उम्मीद थी। मैंने एक मुलाजमा को रोका और उनसे कहा कि मुझे हीरा खानम बीवी से मिलना है। उनसे जाकर कहो कि कोई शाजिल नाम का लड़का बाहर खड़ा है और वो ज़रूरी कागजात लेकर आपके पास आना चाहता है। मुलाजमा चले गए और उसने हीरा खानम को इत्तला भी दे दी। थोड़ी देर बाद वापस आई और मुझे साथ लेकर हीरा खानम के लिए मिलाने के लिए लेकर चली गई। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहां वो मुलाजमा मुझे लेकर गई थी वो बड़ा ही हसीन कमरा था। एक मसेदी कमरे के बीचों बीच रखी हुई थी, एक कालीन वहां पर बिछा हुआ था और एक जाय नमाज मौजूद थी और यही इस कमरे की कुल कायनात थी। अलबत्ता बड़ी बड़ी अलमारियां तो दीवारों में पहले ही बनी हुई थी जिनमें उनका दीगर सामान यानी हीरा खानम का दीगर सामान होगा। हीरा खानम ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया और कहने लगी, कहो शाजिल, कौन से कागजात है तुम्हारे पास, लाओ जरा दिखाओ मुझे। वैसे शाजिल तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ पर चले आए। जब भी तुम्हारा दिल किया करे यहाँ पर आ जाया करो। तभी मैंने उनसे कहा, शुक्रिया बुजुर्ग खातून, लेकिन मैं कोई कागजात नहीं बल्कि एक खुशखबरी लेकर आपके पास आया हूँ खातून। हीरा खानम के चेहरे पर एक अजीब सी ही कैफियत मेरी बात सुनकर रूनुमा हो गई थी। मैंने महसूस किया उनके बदन की कपकपाहट को जो इस बात को सुनते ही पैदा हो चुकी थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो बहुत ही उम्मीद की नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, दोपहर के मामलात कामकाज के बाद एक वक्त ऐसा भी आता है कि हवेली में बिल्कुल खामोशी होती है
और वो वक्त अभी ही है। इस वक्त मंसूर साहब, गयास अली साहब, शहरयार सभी बाहर किसी काम से गए हैं। अगर आप हीरा खानम इस वक्त मुनासिब समझे तो खाने के बाद अगर पुरानी हवेली आप पहुंच जाएं तो मैं वहीं पर आपका इंतजार करूंगा। हीरा खानम ने बेचैनी से मुझे देखा और उसके बाद, क्या कोई खास बात है शाजिल? मैंने कहा, हीरा खानम खास बात ही है, वरना मैं आपको इस तरह से दिन दहाड़े जहमत कभी नहीं देता। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से बोली, शाजिल ऐसे पहेलियां ना बुनो, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, अब मुझे जल्दी से बता दो, मुझे फोकट की टेंशन ना दो। मैंने कहा, देखिए हीरा खानम, आप जो खजाना तलाश कर रही थी वो मुझे मिल गया है, लेकिन अफसोस वो खजाने के नाम पर एक मजाक ही है। मेरे पहले अल्फाज ने तो हीरा खानम को जोश की तरह कर दिया था, लेकिन दूसरे अल्फाज ने उन्हें झाग की तरह वापस नीचे बिठा दिया। हीरा खानम कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा शाजिल? मैंने कहा, आप जरा पुरानी हवेली आइए तो सही। तो हीरा खानम कहने लगी, नहीं शाजिल, मुझे अभी पूरी बात बताओ। मैंने कहा, प्लीज बुजुर्ग खातून, आप ऐसे जिद ना कीजिए, आप वहाँ पर आइए, मैं आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीजें जिन पर शायद आपको यकीन ही नहीं आएगा। वो किसी सोच में डूब गई, उसके बाद बोली, ठीक है शाजिल, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। मैं खामोशी से वहाँ से चल पड़ा और पुरानी हवेली पहुंचकर अब मैं हीरा खानम नामी उस खातून का इंतजार करने लगा। आगे क्या होगा? क्या शाजिल हीरा खानम को मजाक के तौर पर वो बात कह रहा था, या फिर शाजिल ने कोई ऐसी बात भी वहाँ नोटिस की जिससे वो खजाना एक मजाक बन जाएगा? आखिर क्या होने वाला है आगे, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।